लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th की अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स, जहां पर हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया था, और ये पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉफिट एक बिजनेस का शेयर करने के लिए, या तो किसी एक के द्वारा कैरी किया जाए या एक के बिहाफ पे सबके बिहाफ पे एक ही जना कोई भी एक्ट कर रहा हो। क्योंकि पार्टनरशिप में आप एक चीज देखते हो कि या तो कैरी करा जाता है सबके द्वारा, सब लोग बिजनेस चलाते हैं यानी कि सब बिजनेस में पैसा डालते हैं, मैनेज करते हैं सब, या फिर एक केस होता है जहां पर पार्टनर्स तो सब होते हैं लेकिन सबके बिहाफ पे कोई एक ही जना बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा होता है, लेकिन वो भी पार्टनरशिप ही कहलाती है। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी उनमें से जो एक्ट कर रहा हो सबके लिए। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं कि हम आपस में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एक बिजनेस का कैरी करेंगे, सबके द्वारा किया जाता है, या फिर एनी ऑफ देम जो एक्ट करता है सबके लिए। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके व्यापार कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस को बराबर बांटेंगे, बिजनेस सब पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है, या फिर एनी कोई एक पार्टनर जो सबके बिहाफ पे काम करे। ये इस डेफिनेशन का एक तरीके से शॉर्ट में समरी हो गया जिसको अलग से समझाया गया। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर एक एजेंट है, दूसरे के लिए काम करता है, और प्रिंसिपल है जो रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरों के द्वारा। तो हर पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल और एजेंट को ऐसे समझ लो बड़े ही ध्यान से, ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्टनरशिप की थ्योरी में भी समझाया गया है। एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर ए ने गुड्स खरीदा तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ए ने गुड्स खरीदा तो हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है उस गुड्स के लिए, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, और एजेंट जो दूसरों के लिए काम करता है। तो हर पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। मतलब फॉर एग्जांपल मेन ओनर जो होता है बिजनेस का वो प्रिंसिपल कहलाता है, और उसकी खुद की कुछ ब्रांचेस होती हैं, वो आप कह लो एक तरीके से एजेंट्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, और प्रिंसिपल जो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हम लोग किसके हैं, इसके, हम लोग किसके हैं, इसके, हम लोग किसके हैं, इसके। तो एजेंट जो इसके लिए काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को। क्लियर है। पार्टनर्स फर्म और फर्म नेम, देखो इंडिविजुअल हुआ तो हर इंडिविजुअल अपने आप में पार्टनर कहलाता है, ग्रुप बन के वो एक दुकान कहलाएगी, और नेम मतलब फर्म के नेम की बात की गई है। पार्टनरशिप का नेचर क्या है, मतलब पार्टनरशिप है कैसी नेचर वाइज, पार्टनरशिप है कैसी। तो भाई पार्टनरशिप बड़ी सिंपल सी बात है, हर पार्टनर जो होते हैं वो पर्सनली लायबल हैं, यानी कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पहली बात ये एक नेचर है। और दूसरा पार्टनरशिप जो है ना उसमें मालिक जो है वो पार्टनरशिप और मालिक अलग, मतलब कहने का मतलब है देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल व्यू से अगर हम देखें तो मालिक और बिजनेस अलग नहीं है। जैसे कंपनी में होता था मालिक और बिजनेस अलग होता है, लेकिन पार्टनरशिप में मालिक और बिजनेस अलग नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं, लाइबल होते हैं, यानी कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अकाउंटिंग के व्यू से लेकिन अगर आप देखो, ये तो आपने बिजनेस स्टडी के व्यू से देखा है ना, और लीगल व्यू से देखा है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग व्यू से देखोगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो दुकान और सेपरेट एंटिटी अलग है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा आपने 11th क्लास में, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा बिजनेस कैसे चलाता है। फिर आपने पढ़ा कि वहां लीगल सेपरेट एंटिटी होती थी, मालिक और बिजनेस अलग होते थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। लेकिन जब आप अकाउंटिंग फर्म पार्टनरशिप की बात करोगे तो मालिक और बिजनेस यहां भी अलग होंगे, लेकिन लीगल और बिजनेस स्टडी में जब आप जाते थे तो वहां पढ़ते थे कि मालिक और बिजनेस एक ही होता है, अलग नहीं होते हैं। लेकिन वो लीगल व्यू है, अकाउंटिंग व्यू से मालिक बिजनेस अलग है, अकाउंट्स अलग से बनाए जाएंगे, सेपरेट होगा अकाउंटिंग के अंदर, लीगल सेंस में नहीं होगा। लेकिन अकाउंटिंग में आप ये कहोगे।
अगला पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो जो आपका पार्टनरशिप होता है, दो जने जब आपस में मिलकर तैयार होते हैं कि चलो मिलके बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस का जो उनका बीच में एग्रीमेंट है वो ओरल हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ नेचर्स थे अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। दूसरा भाई कौन कौन से फीचर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, कैसा होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, कम से कम दो होंगे, मैक्सिमम 50 है एज पर रूल्स। कैन नॉट बी ए पार्टनर, कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बेनिफिट्स अगर हैं तो हो सकता है, लॉस में नहीं होगा। अगर आप बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन वो लॉस में नहीं होगा। बाकी पर्सन जो कोई अनसाउंड माइंड का है, कोई दिमाग से थोड़ा पागल है या कोई अनफिट है, तो उसको आप कहोगे कोई ड्रंकर्ड सिचुएशन में या कोई भी अनसाउंड माइंड है ना, कोई ल्यूनेटिक हो कुछ भी, वो सब नहीं हो सकता पार्टनर, ठीक है ना। या फिर पार्टनर को किसी को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, मतलब कानूनी तौर पर वो पार्टनर नहीं कहलाया जा सकता, जिसको सरकार ने कोई दोषी ठहरा रखा हो किसी चीज को, तो उसके साथ पार्टनरशिप करनी बेकार है, वो पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर एज अ पार्टनर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। माइनर फुल पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हो तो वो प्रॉफिट में शेयरिंग कर सकते हैं, लॉस में उनकी कोई शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो 18 साल होंगे तो उन्हें डिसाइड करना है अगले 6 महीने तक कि क्या वो इस बिजनेस के पार्ट रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 6 महीनों में उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया, वो इस बिजनेस के पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर वो फुल्ली लाइबल हो जाएंगे। 6 महीने के बाद इस बिजनेस के जिम्मेदार आदमी हो जाएंगे। और अभी तक वो माइनर बन के पूरा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लॉस भी झेलना पड़ सकता है। एग्रीमेंट्स की बात करें तो एग्रीमेंट सिंपल सी बात है, ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। बिजनेस मतलब पार्टनरशिप, एक बिजनेस बनाया जा रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, लॉस हो गया तो लॉस भी शेयर करते हैं। अगर रेशो नहीं दी है कि किस हिस्से में बांटेंगे, तो हमेशा इक्वल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब म्यूचुअली एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बिजनेस जो होता है ना वो सबके द्वारा किया जाता है, या कोई भी एक पार्टनर जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो। ये एक रियल टेस्ट होता है पार्टनरशिप का। अगर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है तो एक तरीके से पार्टनरशिप नहीं होगी। तो म्यूचुअल एजेंसी के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है, कि क्या सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और क्या सब लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर अगर कोई भी एक पार्टनर इन्वॉल्व है तो क्या वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, क्या सब लोगों ने कहा है नहीं कहा, तो वो चीज होनी चाहिए, वो म्यूचुअल एजेंसी है। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, बेसिक राइट। देखो बेसिक राइट क्या है, पार्टनर भाई सिंपल सी बात है, अगर वो पार्टनर है बिजनेस का तो वो उसकी मैनेजमेंट में ध्यान दे सकता है। वो कंसल्टेड मतलब उससे, जैसे मान लो दो जने हैं, इनको लगा बिजनेस में कोई काम नया करना चाहिए, तो वो तीसरे से आके बात करेंगे, ठीक है ना। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, वो अपनी किताबों को देख सकता है क्या अकाउंटिंग सही हो रही है नहीं हो रही, और उसके बाद पूरा अधिकार है कि वो प्रॉफिट भी शेयर करे, ठीक है ना। स्पेशल राइट जो दिए जाते हैं क्या, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, ध्यान से सुनना, दिया नहीं है, अगर एक फर्म है उसने किसी से लोन लिया है या पार्टनर से लिया है, जनरली पार्टनर से होता है, किसी और से तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी लोन देगा वो तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लेगा पहले। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, और अगर आप उसने रेट आपके साथ डिसाइड नहीं करा, तो क्या वो आपसे ब्याज चार्ज कर सकता है? हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग 6% पर एनम ब्याज होगा। अगर ऑलरेडी 10 डिसाइड है तो 10, 12 डिसाइड है तो 12, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो कानून कहता है पार्टनरशिप एक्ट कि अगर रेट गिवन नहीं है तो 6% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। ये स्पेशल राइट है इंटरेस्ट ऑन लोन देने का, मतलब लोन पर ब्याज चुकाने का। दूसरा, राइट टू टेक बिजनेस डिसीजन, ये एक स्पेशल अधिकार होता है पार्टनर के पास। दूसरा, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर कोई दो बंदे ऐड करना चाहते हैं और तीसरा मना कर रहा है तो नहीं हो सकता भाई, तीनों एग्री करने चाहिए। रिटायर होना, भाई रिटायर होना, नोटिस देना, सब एग्री कर जाए तो हो जाओ रिटायर। और डेथ, डेथ क्या बोलेगा मैं मर जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो राइट टू रिटायर है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक बेसिक आपको राइट समझ में आ गए होंगे पार्टनर्स के। पार्टनरशिप डीड के ऊपर बात करते हैं। अब आपको पता है अगर ओरली बात हुई है तो उसकी कोई लिखत तो है नहीं, लेकिन पार्टनरों ने डिसाइड करा कि भाई लिख के एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। तो
अगर उन्होंने लिखत डिसाइड करी तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। एक लिखत एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में या पार्टनर के बीच में, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखते हैं। अब भाई अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेंगे, अगर ओरल है तो कुछ आपस में हो गई बात, लेकिन रिटर्न है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये हमेशा क्यों बनाई जाती है, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, कल को बोले भाई मैंने तो बोला, अरे मैं तो तब पौवा लगा के बैठा था, मेरे को पता नहीं है तूने क्या बोला, तो वो ओरल एग्रीमेंट बेकार हो जाएंगे फिर, है ना। इससे डिस्प्यूट होना का चांस कम होगा। पार्टनरशिप डीड एक लीगल कागज होता है जो हर पार्टनर के द्वारा साइन किया जाता है, और उसमें हर किसी पार्टनर के अधिकार और ड्यूटी लिखे जाते हैं। क्या क्या कंटेंट या क्लॉजेज होने चाहिए उसके अंदर। बेसिक क्लॉज क्या है कि पार्टनरों के बारे में जानकारी, नेम एड्रेस क्या है, सब पार्टनरों की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, नेम और बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस मतलब मेन लोकेशन जहां आपका बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस किस तरीके का बिजनेस चला रहे हो, कमेंसमेंट डेट जिसमें पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हुई है, कब से शुरू करा, फाइनेंशियली जानकारी दो, अब कैपिटल कितनी कितनी डाली हर पार्टनर ने, किसकी फिक्स्ड है किसकी फ्लक्चुएटिंग है, ये मैं आगे जाके बात करूंगा इसी चैप्टर में। क्योंकि अब पार्टनर दो तरीके की कैपिटल डालेंगे, एक डालेंगे फिक्स कैपिटल और एक डालेंगे फ्लक्चुएटिंग यानी कि करंट कैपिटल। करंट कैपिटल में जो भी सैलरी इंटरेस्ट छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो इसमें से ही चुकाते हैं, और फिक्स कैपिटल जो बड़ी बड़ी कैपिटल बिजनेस को डाली जाती है, इसमें छेड़खानी नहीं होती, सारे छोटे मोटे खर्चे इसमें से ही छेड़खानी किए जाते हैं, इसमें से छेड़खानी, प्रॉफिट भी इसी में डाला जाएगा, इसमें नहीं डाला जाता, ये फिक्स रहती है। आगे जाके बात करेंगे इस पे, लेकिन कितनी कैपिटल डाली जाएगी उसके ऊपर जानकारी। अगर कैपिटल डाल रहे हो और अगर अलाउ है तो कितना उस पर ब्याज आप लेना चाह रहे हो, पार्टनर कितना ब्याज लेना चाह रहे हो, और हर पार्टनर का सेम ब्याज है अलग ब्याज है वो भी डिसाइड हो सकता है इसी के अंदर। अगर लिखा नहीं है इसके अंदर तो नहीं मिलेगा। अगर आपने लिख दिया पार्टनरशिप डीड में तो ठीक है, लेकिन अगर लिखा नहीं है तो पार्टनर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेम गोज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये बिजनेस चार्ज करता है। अगर लिखा है तो पता दो कितना रेट है, नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसके अंदर बताई जाती है, लेकिन अगर नहीं बताई तो इक्वल, ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को और उस पर रेट डिसाइड नहीं है तो कितना परसेंट। हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर आपको बिजनेस में लोन दे रहा है तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था कि 6% होगा। अगर वो ऑलरेडी 10% कह रहा है और कल को हम बोले कि नहीं नहीं 10 नहीं होगा 6 होगा, नहीं नहीं, क्योंकि डीड में लिख दिया था 10, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये बोले नहीं नहीं मिलेगा ही नहीं तेरे को क्यों लोन मिलेगा, तो 6% देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को कभी कभी बोलता है, भाई पार्टनर बोलता है मैं बहुत काम करता हूँ बिजनेस का, बहुत सारा काम करता हूँ, मुझे अलग से सैलरी भी चाहिए, मुझे अलग से कमीशन चाहिए, मुझे अलग से बोनस चाहिए। तो अगर लिखे हैं तो दे दो, नहीं लिखे तो नहीं देने। एडजस्टमेंट क्लॉज मतलब गुडविल का वैल्यू, क्योंकि अब आप याद है गुडविल को भी वैल्यू करोगे, मैं बताया था ना, देखो इसलिए मैंने वो चीज पहले पढ़ाई ताकि थोड़ा रिलेट कर पाओ चीजों को, कि अब तक आप गुडविल की भी बहुत इंपॉर्टेंस रखोगे, पार्टनर ऐड होगा रिटायर होगा काम आएगी। तो क्या मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का, क्योंकि बहुत सारे तरीके से की जा सकती है कैलकुलेट, तो ये ज्यादातर रिटायरमेंट एडमिशन के टाइम पे काम आती है। दूसरी, आप असेट्स को कैसे वैल्यू कर रहे हो इसके बारे में भी जानकारी की जाती है। उसके बाद आप अकाउंट्स को कैसे सेटल कर रहे हो, पेमेंट मेथड क्या है, जब रिटायर होगा तो कैसे पैसा दोगे वापस, जब किसी की डेथ हो जाएगी कैसे पैसा दोगे वापस, जब बिजनेस ही बंद कर रहे होंगे तो कैसे पैसा वापस आपस में बांटेंगे, या कुछ और क्लोजेस, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हो, अकाउंटिंग ईयर या फिर कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। अधिकार और ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनरशिप की वो बता देना, या ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस तरीके की है, फिक्स्ड पीरियड तक चलाई जा रही है या एट विल है, जब बंदा चाहे अपने हिसाब से बिजनेस खत्म कर सकता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, कौन बैंक अकाउंट चलाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या बिजनेस चलाओगे कंटिन्यू कि नहीं चलाओगे, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे, उस पर सारी बातें की जाएंगी। तो पार्टनरशिप डीड का कुछ फायदा है बिल्कुल, क्योंकि इससे अधिकार और ड्यूटीज पता चलती है पार्टनर्स की, इससे बिजनेस स्मूथ चलता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट ये सब नहीं होते, इससे एक अच्छा खासा डिस्प्यूट हो भी जाए तो वो रिजॉल्व करा जा सकता है, और इससे क्लैरिटी मिलती है बिजनेस के अंदर। तो ये इंश्योर करती है क्लैरिटी और अवॉइड करती है कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कुछ प्रोविजंस है जो फॉलो किए जाएंगे। क्या सिचुएशन,
अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो डीड एक तरीके से साइलेंट हो गई, तो फिर कहता है कि आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कल को लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, तो फिर पार्टनरशिप डीड बनी है, कहेंगे नहीं बना, तो क्या फॉलो करो, 1932 का एक्ट। ये क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रूल्स, कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% लगेगा, प्रॉफिट शेयरिंग बराबर रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी। क्या पार्टनर को ऐड कर सकते हैं जब सारे राजी हो तो, वरना नहीं। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इसका मतलब डीड नहीं है तो कोई स्पेशल फायदे नहीं मिलेंगे, स्पेशल फायदे चाहिए तो डीड बना लो। क्लियर है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, जहां पे माइनरों की बात करी कि माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स मिलेगा, पार्टनर्स को ऐड करोगे तो वो जब सारे पार्टनर राजी हो तो, रिटायरमेंट जब वो बंदा राजी हो, मतलब सब राजी हो और सब एग्री कर जाए, या फर्म को अगर आपको, अब देखो पार्टनरशिप में आपने 11th में पढ़ा होगा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपनी में होती थी, तो पार्टनरशिप में नॉट कंपलसरी, मर्जी है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। बाकी डेथ हो जाए किसी पार्टनर को तो फर्म डिसॉल्व हो जाए अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अगर फर्म जो है, मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी मर गया, तो ए और बी करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना तो होगी, नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ये प्रोविजंस कहता है। बाकी पार्टनरों की लायबिलिटीज क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है, अगर एक पार्टनर रन कर रहा है सेम तरीके का बिजनेस तो प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू फर्म, मतलब कंपीटिंग बिजनेस, मतलब अगर एक पार्टनर अपना खुद का सेम तरीके का बिजनेस चला रहा है तो प्रॉफिट जो है ना उसको फर्म को देना पड़ेगा, मतलब ये जिम्मेदारी है पार्टनर की। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक पार्टनर जो होता है वो, उसका जो बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप में ए बी सी में, और ए पार्टनर अपना खुद का भी सेम वही बिजनेस चला रहा है, और उसको कल को इससे इससे प्रॉफिट हो जाए तो उसको इस फर्म को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम बिजनेस चला रहा है, और अगर तूने प्रॉफिट, क्योंकि भाई तुझसे चीटिंग हो गई ना, है कि नहीं, कंपटीशन बना के खुद ही अपने प्रोडक्ट का पार्टनरशिप में खुद ही कंपटीशन बना लिया, प्रॉफिट देना पड़ेगा उसका। सीक्रेट प्रॉफिट, कभी कभी पार्टनर चुपचाप से, 3 पार्टनर है एबीसी, चुपचाप से सीक्रेटली प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो पार्टनर को ईमानदारी से रहना है और वो अपने पर्सनल प्रॉफिट ना कमाए, उसको फर्म को देना पड़ेगा। अब यहाँ से आ जाता है इलस्ट्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया यहाँ तक? देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि अमर, करण और चारू पार्टनर हैं, इनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड नहीं बना हुआ। तो अब भाई क्या सीन होने वाला है अगर इनका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो? कहता है अमर ने इन्वेस्ट करा ज्यादा पैसा, ठीक है ना, बाकी पार्टनरों से, मतलब इन्हें कहा भाई मेरे तो बाकी पार्टनरों से ज्यादा पैसा है बिजनेस में, ठीक है ना, तो इसने ज्यादा, एक सेकंड रुकना यार, ये चलो हाँ, तो इसने ज्यादा पैसा डाला, भाई बोला मैं तो भाई ज्यादा पैसा डाला है बिजनेस में, ठीक है ना, तो इसने क्या करा, इसने भाई बोला कि मुझे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10%, बट जो करण और चारू है वो कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे, ज्यादा पैसा डाला है तो क्या चल जाएगा? तो इन्होंने कहा भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इसने बोला कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो हम देख रहे हैं क्या इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, नहीं, जब डीड बनाई नहीं तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे, और उसके तहत हम क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल अलाउ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं होगा मेरे भाइयों, समझ में आ गया? तो आप इसका आंसर मैं दिखा दूंगा अगले पेज पे, अगला हो। अब करण जो है उसने ज्यादा टाइम दिया बिजनेस में, डिमांड कर रहा है सैलरी दे दो 5,000 रुपए की पर मंथ, लेकिन अमर और करण चारू जो है, मतलब जो अमर और चारू है वो कह रहे नहीं ऐसा थोड़ा ना होगा, तुझे किस बात की सैलरी दे दें। क्या पार्टनरशिप डीड बनी है? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सैलरी नहीं मिलेगी। अगला, चारू डिमांड कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 रुपए बाय हर 12% पर एनम, बोली कि भाई मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब मैंने तुम्हें लोन दिया बिजनेस को 50,000 रुपए का, मुझे इस पे 12% पर एनम लोन दो, बताओ बेटा क्यों, है ना। देखो भगवान की कृपा से दूसरी बार तो जागा रहा मोटी बुद्धि का बच्चा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है अमर ने, इसमें क्या होगा कि भाई 12% नहीं मिलेगा उसको, 6% मिलेगा। अमर ने 10,000 रुपए बैंक से निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, करण और चारू ने कहा भाई बड़ा पैसा निकाल रहा है बिजनेस से बिन मतलब है, 10% ब्याज दे दे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांग रहे हैं, लेकिन अमर ने कहा भाई ऐसे कैसे दे दूं, क्या उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी है? नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट जो था उस साल का वो 48,000 रुपए था, अमर ने कहा
कि कैपिटल की रेशो में, मतलब जिसने जितना पैसा मिलाया उस रेशो में बांटो, नहीं, इक्वल रेशो में बटेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमने फॉलो नहीं करी, हमने तो पार्टनरशिप एक्ट अब फॉलो करेंगे हम। करण जो है क्या कहते हैं, करण चाहता है कि वो इंट्रोड्यूस करे अपने बच्चे को पार्टनर के तौर पर, लेकिन चारू कह रही नहीं तेरा बच्चा नहीं ऐड होगा, ना मना कर रही है, तो क्या होगा, तो नहीं होगा यार, क्योंकि सब राजी नहीं कर रहे ना इस चीज पे। हैं, चलें आगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके ये सारे आंसर, अच्छा क्वेश्चन फिर खुल गया क्या, अब ये इसके यहाँ पे आंसर है, ठीक है, ये देखो ये इसके सारे आंसर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी बातें आपको लिख देनी है यहाँ पे, समझ में आया मेरे भाई। अगला, हैरी एंड गैरी पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ चीजों पे ये एग्री करे थे, इन्होंने पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई, ओरल ओरल हुआ इसके पीछे, लिखा हुआ है ना ओरल एग्रीमेंट। सैलरी उन्होंने बोला 10,000 रुपए देंगे पर प्रति महीना, गैरी जो है उसको कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कह रहे हैं। पार्टनर जो है ना वो एडमिट नहीं कर सकते जब तक एग्री नहीं करेंगे। तो अब कुछ सिचुएशन हो गई इनके बीच में, दो सिचुएशन हो गई, दोनों के बीच में कैसे रिजॉल्व करनी है बताओ। कह रहा है गैरी डिमांड कर रहा है सैलरी कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी, मतलब देखो हैरी को कमीशन मिलने के लिए राजी हो गए थे स्टार्टिंग में, अब गैरी का भाई मुझे भी दे दे 10,000 रुपए सैलरी, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही लिखा ही नहीं है, भले उनके ओरल एग्रीमेंट है यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो सिर्फ हैरी को मिलेगी, गैरी को नहीं मिलेगी। बाकी हैरी डिमांड करता है कि उसका बच्चा जो शेयरी है वो एडमिट करा जाए 25% शेयर के साथ जितना भी प्रॉफिट में होगा, लेकिन गैरी एग्री नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इनकी डीड बनी हुई है यहाँ, तो दोनों केस में ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। द डिमांड ऑफ गैरी जो है इक्वल, वो वैलिड नहीं है, समझ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ तक दो इलस्ट्रेशन आए थे कंसेप्ट वाइज, देखो कंसेप्ट चलेगा इलस्ट्रेशन चलेगा, कंसेप्ट चलेगा इलस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, ये जो मैंने आपको समझाया है इसको आप पढ़ लेना, मैंने ये सारी सिचुएशन यहाँ पे डाली है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे मैंने डाले हैं इसके अंदर पीडीएफ के अंदर, तो रीड कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है, जितनी बनी है उतनी मैंने डाल दी है। नेक्स्ट टॉपिक, अपना टॉपिक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लाऊंगी, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पर इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट, क्योंकि आप आगे जाके सीखोगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि भले ही एक बिजनेस में, देखो ये ऐसा एक्सपेंस है जो नेट प्रॉफिट से पहले निकाला जाता है, और ये कंपलसरी एक्सपेंस होता है, भले बिजनेस लॉस पे जा रहा हो प्रॉफिट पे जा रहा हो, इट डज नॉट मैटर, ये हमेशा एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता था, याद है, फर्म को पे करना पड़ेगा भले ही आपको लॉस क्यों ना हो रखा हो, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट आप निकालते हो उससे पहले जो भी खर्चे होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ये एक एक्सपेंस माने जाते हैं। और जायज बात है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, 11th में आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे जितने भी खर्चे होते थे ये उन जगह पे डेबिट होता है, और प्रॉफिट से पहले कैलकुलेट होता है, ये अगर लॉस हो जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सपेंस तो वहां पे लिखे ही जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, अगर मैनेजर को कोई कमीशन पे करनी पड़ी, या कोई पार्टनर को किराया पे करना पड़ा, या कोई भी पार्टनर ने आपके बिजनेस को लोन दिया था तो उसको अगर कुछ नहीं लिखा तो 6% ब्याज, या जो भी कंपनी में डिसाइडेड है, पार्टनरशिप में डिसाइडेड है, वो खर्चा देना पड़ेगा। ये चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है ना, ये एक एक्सपेंस है जो डिपेंड नहीं करता प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये पे करना ही पड़ता है, ये बात का ध्यान रखना, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको आप समझ गए होंगे। तो सेकंड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये कहलाता है नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स के बीच में जो भी नेट प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात ध्यान रखना, ये नेट प्रॉफिट के बाद माना जाता है। आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, फिर जाके क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, उसके बाद ये खर्चे होते हैं, ये एक्सपेंस नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ प्रॉफिट बांटने के तरीके होते हैं, ये एक एक्सपेंस नहीं है, और ये हमेशा प्रॉफिट के बाद निकाला जाता है, और इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, जिसको आज आप क्लास में समझोगे, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करते हो। यानी कि इन खर्चों को, इन कमाइयों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं रिकॉर्ड करते,
वहां पर जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद उस नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्टनर्स में अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, ठीक है ना। वो सब प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट किया जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, और अगर लॉस होगा तो ये बांटा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, किसी भी पार्टनर को सैलरी दे दो तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नुकसान है, लेकिन बिजनेस इस एक्सपेंस को जब ही देगा जब उसको प्रॉफिट हुआ हो, जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सबसे पहले बनाया, जो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इस अकाउंट से यहां पर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, ये खर्चे सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और ये खर्चे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। इसके बाद आपका दोबारे जाके एक अकाउंट बनता है और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है, और ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर होता है। और अगर कुछ चीजें बांटनी है प्रॉफिट की तो खर्चे के रूप में, जैसे सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, वो सब पार्टनरों को बांट दो, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये तब पे करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ हो तो ये भी नहीं बटेंगे, ठीक है ना। और इस पे हम बात कर रहे थे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दी, वो मैनेजर कमीशन थी, वो हमेशा फिक्स होती है, वो प्रॉफिट हो लॉस हो इट डज नॉट मैटर, वो जाती है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब तभी दिए जाएंगे क्या, बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो ये जब ही होता है जो एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। मेन डिफरेंस इनके बीच में क्या है, नेचर कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, डीड में लिखा है तो दे दो। ये प्रॉफिट से पहले दिया जाता है, ये प्रॉफिट के बाद दिया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लॉस में ये पे किया जाएगा लेकिन ये पे नहीं किया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बेस्ट एग्जांपल है, और इसके अंदर पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को इंटरेस्ट, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक तरीके से आपका प्रॉफिट कम करता है, और एप्रोप्रिएशन उसी प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से पार्टनरों में बांटने में मदद करता है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट का फ्लो किस तरीके से चलता है स्टेप वाइज समझो। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, क्या क्या करते हो इसमें से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकला, ये नेट प्रॉफिट निकलता है ना। इसके बाद आप क्या करते हो, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट कोई है या कोई चीजें बांटनी है बांटते हो, तब जाके डिविजल प्रॉफिट बढ़ता है जो एप्रोप्रिएशन का कहलाता है। इजी ट्रिक क्या है याद रखने की, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब सी मतलब कंपलसरी एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के बाद बांटने का, ठीक है ना। बाकी कंफ्यूजन्स के बारे में ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ध्यान रखना, करेक्ट टाइप में कंफ्यूज करते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जाता है। रेंट ऑफ पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को ब्याज, ये सब एप्रोप्रिएशन में आते होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, सारी एडजस्टमेंट से पहले 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन ब्याज आपने चार्ज करा इंटरेस्ट ऑन लोन 10 ब्याज जो है उस पर 10,000 है, तो अब नया प्रॉफिट आपका 90,000 होगा। लेकिन अगर आपको सैलरी देनी है तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, यानी कि चार्ज पहले लगेगा और एप्रोप्रिएशन बाद में। मतलब अगर एक पार्टनर को सैलरी देनी है, दो चीज पढ़ी है हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, ये P&L में आता था। लेकिन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब कहाँ आता था, एप्रोप्रिएशन में। तो ये पहले कैलकुलेट होगा या ये पहले कैलकुलेट होगा, ये वाला, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब लोन है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, किसको, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन, और वो उस पर क्या मांग रहा है। जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तो फर्म उसको ब्याज भरती है, तो पार्टनर जिसने लोन दिया और फर्म जिसको लोन मिला, तो फर्म उसको क्या भरेगी, ब्याज। अगर डीड के अंदर लिख रखा है तो वो रेट दे दो, लेकिन अगर नहीं लिखा तो ठीक है। बाकी नेचर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, नेचर बड़ा सिंपल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, नहीं, ये कहाँ पे आएगा, यानी कि ये और रेंट वाला जो दोनों पार्टनर के द्वारा होंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले समझ जाओगे आप उनको, जब पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाएगा और फिर उसको तब समझाएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, मतलब ये एक्सपेंस है, भले ही फर्म का प्रॉफिट हो लॉस हो, ये तो भरना ही। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, स्टेप्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग एंट्रीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा फिर समझना पड़ेगा अपने को। अब मेरे भाई नेचर समझना, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ।
भाई मान लो फॉर एग्जांपल इसकी हमें एंट्री समझनी है, जहां पर इंटरेस्ट दिया है, मतलब इंटरेस्ट देना है किस पे, लोन पे, और लोन किसने दिया है, बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया है किसको, दुकान को, है ना। तो उस पर क्या ब्याज रहेगा, क्या एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले एक चीज समझो, कौन मांगेगा, जायज बात है हमें देना है, हमारे लिए नुकसान के तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री लिख रहे हैं ये वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इस एंट्री को समझाता हूँ, ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान सुनो। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का लोन दिया था, और उस पर फॉर एग्जाम्पल 10% के हिसाब से आज पूरे 1 साल का 10,000 रुपये ब्याज भरना है। उस बंदे को चाहिए, कौन है वो, हमारे बिजनेस का ओनर ही है, उसी ने दिया है हमें। तो हम पहले लिखेंगे, इसको हमने डेबिट करा ना ये वाली एंट्री को, ये क्या है, एक तरीके से आप चाहो इसको ही भूल जाओ, आप चाहो तो ऐसे लिखो, सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। नुकसान हो गया किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और उस चक्कर में पैसा जाता है। आप तो यही पढ़ते थे, इंटरेस्ट हो गया और उसके चक्कर में क्या जाता था, टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये लिखते थे, यही होता था एंट्री। नुकसान हो गया, पैसा गया। लेकिन आप यहाँ चेंज क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो पैसा नहीं जा रहा। कौन है वो, हमारा पार्टनर। बाहर का बंदा होता तो कैश या बैंक दे देते। जब उसने मुझे लोन दिया होगा तो मैंने बैलेंस शीट में कहां पर लिखा होगा, लायबिलिटी में या असेट्स में, लायबिलिटी में। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे, ए और बी और सी, और ए ने लोन दिया, तो मैं लिखता लोन बाय ए, 1 लाख रुपए। अब यार आज 1 लाख रुपए में मुझे उसे 10,000 रुपये और देना है, क्यों, ब्याज। तो मैं क्यों ना इसी में जोड़ दूं, और अब उसका लोन 1 लाख। तो आप देखो ना, लोन नुकसान तो डेबिट कर दिया, लेकिन उसी के लोन में डाल दिया, टू लोन बाय पार्टनर। अब पहली एंट्री समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, कि नुकसान हो गया डेबिट, लेकिन क्या भर दिया, तो और उधारी बढ़ गई, तो इसलिए लोन बाय पार्टनर उसी के अकाउंट में डाल दिया। कोई दिक्कत है, ठीक है। दूसरी, अभी एंट्री यहाँ खत्म नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें होती है। लोन कर दिया, अब ध्यान से सुनो, कल को इसे पे करोगे, अभी तो फिलहाल उधारी बढ़ा दी, कल को इसे पे करोगे, तो ये बताओ ये जो लोन है ये 1 लाख का रहेगा, 1,10,000 का रहेगा, वापस 1 लाख का हो जाएगा, क्योंकि अभी 1,10,000 का हो गया, लेकिन वापस से इसको पैसा भर दोगे तो क्या चला जाएगा, कैश या बैंक चला जाएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन जो बढ़ाया था कर्जा उसको वापस से कम कर दो, तो क्या लिख दो, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत, 2 एंट्री क्लियर। और फिर इसके बाद तीसरी, आप खुद सोचो ये 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि भले बिजनेस प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, इट डज नॉट मैटर, ये तो भरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, क्योंकि नुकसान है, तो इसको कल को P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में भी डालना पड़ेगा। लेकिन वहां किस नाम से जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। 3 जनरल एंट्री, अगर आपको समझ नहीं आई तो बताओ, क्लियर है। पहली एंट्री इंटरेस्ट क्रिएट करने की और दिखाने की, उधारी बढ़ गई। दूसरी, उस उधारी को वापस कम करके दिखाना कि पैसा भर दिया। और तीसरा, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है ये P&L अकाउंट में भी जाएगा, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है। इसको उतार लो चाहो तो, क्योंकि फिर एंट्री आएगी तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, है ना, ये समझनी है। अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 3 है, नई बुक में हो सकता है चेंज हो जाए, तो ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अखिल और भारत पार्टनर हैं 2 और 3 की रेशो में,
उसके बाद ए के पास जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल, 2 लाख रुपए की कैपिटल डाल रखी है ए ने, और बी ने कहा भाई मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए की है। दोनों ने अपनी अपनी पूंजी बिजनेस में डाल रखी है। कहता है 1 अक्टूबर 2024 को क्या होता है, 1 अक्टूबर 2024 को अखिल और भारत दोनों ही लोन दे देते हैं। ठीक है, इसने बिजनेस को 4 लाख रुपए का और इसने बिजनेस को 2 लाख रुपए का लोन दे रखा है। पार्टनर ने रेट एग्री ही नहीं करा था, पार्टनर्स ने रेट एग्री ही नहीं करा। कहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताओ 31 मार्च 2025 में। 31 मार्च 2025 में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताओ क्या होगा, ये आपको बताना है। लेकिन आपको केस दिया क्योंकि आपको प्रॉफिट तो पता ही नहीं है ना भी कितना हुआ। आपको पहला केस दिया है, केस 1, 31 मार्च 2025 में क्या बताना है, अमाउंट ऑफ, हाँ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। केस 1 में आपको कहता है अगर जो प्रॉफिट है ब्याज से पहले, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ₹25,000। केस 2 आपको क्या कहता है, कहता है अगर प्रॉफिट जो है सेम ब्याज से पहले वो 15,000 रुपए है। केस 3 कहता है कि जो प्रॉफिट है वो ब्याज से पहले, अच्छा तीसरे में प्रॉफिट है ही नहीं, तीसरे में लॉस है। कह रहा है जो लॉस है बिफोर इंटरेस्ट, ब्याज से पहले, वो 25,000 रुपए का लॉस है। आपको कह रहा है तीनों केस में बताओ। मेरे भाई आप मुझे बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, क्योंकि दोनों ने लोन दिया 1 अक्टूबर को, इससे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इट डज नॉट मैटर, लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको ये देना ही पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं किसको कितना कितना देना है। भाई ए ने दिया था कितने रुपए का लोन, 4 लाख, और बी ने कितने का लोन दिया, कुछ भी नहीं कहा तो कितना परसेंट, और लोन दिया है उन्होंने 1 अक्टूबर को। अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज होगा। तो 4 लाख पे रेट है 6%, और वो भी 6 महीने का। जीरो से जीरो कट गई, 4,000 मल्टीप्लाई, ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, 3 बचा, 3 4 जा 12,000 पे। तो भैया इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और भाई 2 लाख इसने दिया है तो खुद सोचो ना, 4 लाख का आधा 2 लाख, इसको भी कैलकुलेट कर लेना चाहो तो वैसे, नहीं तो आप समझदार बच्चे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे कि भैया इसका आंसर इसी का आधा होगा, 6,000। यानी कि भैया अब जो बिजनेस है ना उसको ये तो पक्का देना ही पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर कि उनके लिए बचा नहीं बचा। अब ध्यान से सुनो, केस 1 पे आते हैं। केस 1 में बोला था कि प्रॉफिट हमारा जो हुआ है वो 25,000 का है। इसमें से पहले को जो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा और दूसरे को, पहले को जाएगा 12, दूसरे को जाएगा 6, ये दोनों ही माइनस होंगे, 18 जाएगा, 25 में से 18, 7,000 का प्रॉफिट बच जाएगा, जो आप कह सकते हो कि भैया ये एप्रोप्रिएशन के लिए चला जाएगा। अब पार्टनर इसका कुछ भी करें, इनकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 पर आते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ, 15,000 रुपए का। कितने का, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा वो 12 और 6 टोटल कितना जाएगा, और इसमें तो बच गया हमारा 3,000 का, और ये पार्टनरों में बटेगा, लॉस नहीं बटेगा, लॉस तो बटेगा ही, लेकिन पिछले में प्रॉफिट बट रहा था और इसमें, हाँ ये आप कह सकते हो कि भैया अगर इनका कोई भी एप्रोप्रिएशन था, सैलरी वैलरी कुछ भी था, तो वो उनको अब, तो आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, ये एक को 12 मिला और एक को कितना मिला, ये तो रेट डिसाइड था। अगर ये होता ही नहीं तो प्रॉफिट पूरा कितने का होता, और 25 का 25 दोनों पार्टनर क्या करते, किस रेशो में, 2:3। इक्वल कैसे बोलोगे भाई, लिखा तो है पर क्वेश्चन में,
बात हो ही नहीं रही, बात ही नहीं हो रही। 2 और 3 की रेशो क्वेश्चन में लिखी है, उसमें बांटेंगे। यानी कि टोटल 5 हिस्सा था, अखिल को 5 में से कितना हिस्सा मिलेगा? क्योंकि 2 और 3 5 हिस्सा है, कितने का? 25 का। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। कितना कटा? 5, 2 पंजे, इसको कितना प्रॉफिट मिलता? ध्यान से सुनना, मजा आएगा। और इसको दूसरे वाले को 25 का कितना मिलता? 3 हिस्सा 5 में से। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कितना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता तो एक को 10,000 का प्रॉफिट बढ़ जाता और एक को, ये बात ध्यान रखना, अगर नहीं होता तो। लेकिन अभी जो फर्स्ट केस आपने पढ़ा है, 25 का प्रॉफिट हुआ है, उस 25 में से आपने ए को कितना पैसा दिया? 12,000 अभी लोन वाले केस में। और बी को कितना पैसा दिया आपने? दे दिया 6,000। अब आपके पास 2 और 3 की रेशो है, उसमें कितना पैसा बांटोगे? 7,000, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। अब सोचो ए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ए को पहले वाले केस में सिर्फ 10,000 मिल रहे थे, लेकिन अब ब्याज देने की वजह से बकायदा उसको पूरे 12,000 तो ऐसे ही मिल गए। और इसके बाद फिर 2 के हिस्से में भी मिलेगा। 2/5 करोगे, 14, 2,800 मिलेगा। एक को 2,800 मिलेगा, और 7,000 में से 2,800 जाएगा कितना? 4,200। एक को 4,200 मिलेगा, एक को 2,800 मिलेगा, एक को 4,200। और इसको अगर 2,800 इसमें और मिल जाएगा तो सोचो, इसे 14,800 रुपये मिल रहा है, और इसे इसे मिल रहा है 10,000। और अगर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता तो ए को 10 मिल रहा था और बी को 15 मिल रहा था। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से उसको थोड़ा, तो ये तो हम इस पे बात नहीं कर रहे, ये तो जस्ट मैं समझाने की बात बता रहा हूँ कि देखो ये पहलू चल रहे थे जिस पे आप गौर नहीं फरमा रहे। गौर फरमाओ और क्वेश्चनों पे फोकस करो। इस केस में भी 18,000 तो ऑलरेडी मिल गए उन्हें, और ऊपर से नुकसान हो गया 3 का, और नुकसान भी वो दोनों ही झेलेंगे। अब 3 का नुकसान हुआ, उसको 2 और 3 की रेशो में बांटेंगे। 2 और 3 की रेशो में जब बांटेंगे तो एक को 1,200 का नुकसान होगा और एक को 1,800 का नुकसान होगा, 2 और 3 की रेशो में। यानी कि अच्छा खासा 15 में से फायदा भी हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है कुछ ना कुछ। ये तो फिलहाल हमें बस इतना बताना है कि इसमें 3,000 का लॉस हो रहा है, हमें कुछ नहीं बताना था। हमें तो बस इतना बताना था कि 3,000 का। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस तो ये कहता है कि भैया 25,000 का तो लॉस ही है, तो भाई क्या इन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन दे रेहान? जब शुरू में हमारा लॉस है, एक का ब्याज 12,000 रुपये बन रहा है ए का, और बी का हमारा कितना बन रहा था? 6,000 रुपये। क्या दें इनको? देंगे? क्यों? भले ही प्रॉफिट है या लॉस है, ये देना ही पड़ेगा। यानी कि 25,000 रुपये का लॉस ऑलरेडी, और उसके ऊपर 18,000 का और लॉस। टोटल लॉस कितना हो गया? 0 0 0 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43,000 रुपये का टोटल लॉस हो गया बिजनेस का। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया ये इलस्ट्रेशन? ये इलस्ट्रेशन में ये बात कही गई थी। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों? कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? कर लेना इसको आराम से, आगे चलाते हैं। ऐसा सुनना, कहता है विजय, अजय, सुरेश तीनों इक्वल शेयरिंग के पार्टनर हैं। यानी कि तीनों के 3 में से एक एक हिस्से हैं। विजय ने लोन दिया फर्म को, विजय ने लोन दिया फर्म को 1 सितंबर 2024 को ऑफ ₹2 लाख। ठीक है? और एग्री हुआ कि 12% पर एनम मिलेगा, 12% पर एनम। और ये, अच्छा लिख भी दिया इसमें, and it was agreed that interest will be paid 12% per annum and was, ध्यान से सुनना, was paid by check up to February 2025 and
ऑन 1 मार्च, मतलब जो फरवरी तक का बैलेंस था वो कब भर रहे हैं, ऑन 1 मार्च, फरवरी तक का जो भी चेक से बैलेंस भर दिया 1 मार्च को। और उसके बाद पता है क्या कहता है, एंड बैलेंस was paid on 5 अप्रैल। आप बस पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। आपको कहता है जर्नल एंट्री डालो, आपको कहता है भाई जर्नल एंट्री डालो। बेसिक सी कहानी है, आपको बस बात समझनी है। समझ गए हो कहानी, बहुत बढ़िया है। और बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये सब बस सोचने वाली बातें हैं। अगर आप सोच सको तो बहुत बढ़िया है, और नहीं सोच सको तो मुश्किल है। पहले तो आप ये समझो, बंदे ने लोन दिया 1 सितंबर 2024 को, साल कब खत्म होगा, देखो पूरा सितंबर का महीना है, फिर अक्टूबर, फिर फिर फरवरी, फिर भाई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं, ठीक है। पैसा कितना दिया लोन में उसने, 2 लाख रुपए दिया, और 2 लाख के हिसाब से 12% ब्याज है, और टाइम है 7 महीने। 12 से 12 कट गया, 0 और 0, 7 दूनी भाई 14,000 रुपये। अच्छा एक तरीके से आप ये भी समझ गए हो, 7 महीने का 14,000 है तो 1 महीने का कितना होगा भाई, 7 महीने का 14,000 है तो हर 1 महीने का 2,000 जा रहा होगा, ठीक है। पर पता कहानी में बढ़िया क्या कर दी, कह रहा है हमने ना चेक भर दिया फरवरी तक का 1 मार्च को, मतलब इसका ब्याज भर दिया, इसका ब्याज भर दिया, इसका, इसका और इसका, और इसका भी भर दिया फरवरी तक का। लेकिन जो अगला आखिरी महीना था इसका भरा नहीं, इसका भी बात नहीं करी, इसको भर दिया। अब 6 महीने का है तो 12,000 कह दोगे, क्योंकि 1 महीने का 2,000 बताया मैंने आपको, 12,000 पे भर दिया। एंट्री क्या होगी, आप लिखोगे नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लिख देना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पर लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। भर दिया क्या, हाँ, टू बैंक अकाउंट भर दिया, कितना 12,000, क्योंकि चेक से भरा है। पहली एंट्री क्लियर। बट प्रॉब्लम है, जो बचा हुआ 2,000 पे रह गया मार्च का, उसको हम कब भर रहे हैं, 5 अप्रैल। आप अपने अकाउंट्स कब क्लोज करते हो, आप अकाउंट्स क्लोज करते हो 31 मार्च को, और इसके 5 या 6 दिन बाद आप पैसा भर रहे हो, तो ये तो इस साल के अकाउंट्स में आएगा नहीं। इस साल के अकाउंट्स में तो ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप सिर्फ 31 तारीख तक की बात कर रहे हो। आप 31 तारीख तक क्या कहोगे कि पैसा 2,000 रुपये नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग है, भरना था लेकिन भरा, क्या आपने भर दिया, भरा 5 अप्रैल को है, वो अगले साल लिखा आएगा, इस साल तो नहीं लिखा आएगा। तो 2,000 रुपये कहीं ना कहीं आप अपना लाइबिलिटी बढ़ा हुआ दिखाओगे। तो 12,000 की एंट्री तो कर दी, लेकिन बची हुई एंट्री पता कैसी होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये फिर से, लेकिन ये 2,000 रुपये भरे नहीं है। इस 2,000 रुपये के लिए एंट्री क्या होगी, टू, या तो आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हो, या फिर उसी पार्टनर की लाइबिलिटी में जो लोन बना रखा था उसी में प्लस कर सकते हो। तो क्या लिख सकते थे, टू, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं, टू लोन बाय, किसने दिया था यार वो लोन, विजय ने, टू लोन बाय विजय, कितना 2,000 रुपये उसके अकाउंट में चला जाएगा। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। कोई दूसरी एंट्री में डाउट है तो बताओ मेरे भाई। फिर तीसरी एंट्री क्या होती थी, ये 2 एंट्री तो होने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो एक इसलिए हुई क्योंकि कुछ पैसा भर दिया और कुछ नहीं भरा। लेकिन तीसरी एंट्री आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे याद है, उसमें आप फॉर एग्जांपल रेंट लिखते थे, और रेंट लिखते थे मान लो 10 रुपये, फिर मान लो 5 रुपये का रेंट ऐसा होता था जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता था, तो आप इसी में 5 रुपये जोड़ते थे और लाइबिलिटी में लिख देते थे, तो टोटल 15 रुपये लिखते थे, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग वाला भी था वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। यहाँ आपका खर्चा 12,000 रुपये जो आपने भर दिया, लेकिन ये खर्चा ऐसा है जो आपने इस साल तो, लेकिन खर्चा तो है ना, खर्चा तो है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान तो पूरा 14 का ही जाएगा, क्योंकि नुकसान तो आपका पूरा 14 का हुआ है, 12 का नहीं, क्योंकि ये भरा नहीं है आपने, लेकिन नुकसान तो था ना। और टू क्या होगा, ये जो दोनों यहाँ पर एक ये डेबिट करा और एक ये डेबिट करा ना, इन दोनों को ही इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर लिखना लिख लो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए नहीं लिख रहा। तो 14,000, ये एंट्री समझ नहीं आई तो बताओ, क्लियर है मेरे भाई? बढ़िया एंट्री थी, कर लो इसको ट्राई, समझ में आ गया ये केस था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझने का। इसमें हालांकि थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन लोन को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन के प्रॉपर केस आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दो केस हैं, दोनों को कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ताकि अगली क्लास से हम रेंट वाला केस कर सकें, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। आपको कहता है देव जसपाल और प्रेम, देव जसपाल और प्रेम इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रख रहे थे अपनी, ठीक है। प्रेम ने लोन लिया फ्रॉम द फर्म, अभी उल्टा सीन है, प्रेम ने लोन लिया है फ्रॉम फर्म, कब? ऑन 1 जनवरी 2025 ऑफ 5 लाख का। अब आपको कहता है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नहीं डिसाइड किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नहीं डिसाइड किया, डिसाइड ही नहीं है, तो क्या एंट्री होंगी? और दूसरा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो क्या एंट्री होगी, बता दो, बता सकते हो? इस बार लोन दिया नहीं है, इस बार बंदे ने पार्ट फर्म दुकान से लोन लिया। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि जब हमने लोन लिया हो पार्टनर से, और उस केस में अगर रेट डिसाइड ना हो तो 6% मानते हैं, लेकिन अगर रेट डिसाइड ही नहीं है तो 6% मत कहने लग जाना, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है 6% जब फर्म लोन लेती है पार्टनर से। यहाँ तो पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई दिक्कत है, लेकिन जब 10% है तो करना पड़ेगा। 5 लाख है, और 5 लाख का कितना परसेंट, कितना महीना? 1 जनवरी है तो 3 महीना, 1/4, 10101010, 50,000 है, गुना में 1/4, आंसर इज 12,500, इतने रुपए का ब्याज चार्ज होगा। सवाल आएगा इसकी एंट्री क्या होगी भैया, तो देखो बड़ी सिंपल सी है, उल्टी एंट्री होगी जो भी होगी। अब बिजनेस में ध्यान सुनो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वो कौन था, प्रेम था ना जिसने लोन लिया। अब ध्यान से समझना, उसने लोन लिया है, हम क्या करेंगे, हमें इस बार ब्याज चाहिए, वैसे तो पैसा आ जाता, पर पार्टनरों के केस में हम क्या करते हैं ना, पार्टनर की कैपिटल कम कर देते हैं। पार्टनर से लोन लेना है 12,500 रुपये, पार्टनर की कैपिटल कम कर देते हैं। डेबिट में जनरली हम लिख देंगे प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे, उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितना रुपए, 12,500, 12,500,
आपके मन में कोई सवाल है इस एंट्री को लेके तो बोलो। भैया वैसे तो पैसा दे देता, नहीं देगा तो उसकी कैपिटल कम कर लो, डेबिट कर लो, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना पार्टनर की। और फिर साल खत्म हो जाएगा तो इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में ये क्रेडिट हुआ है तो यही डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अब क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आपके मन में सवाल आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, उस केस में डेबिट होता था, यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है, खुद सोचो। ये बिजनेस की कमाई है या नुकसान है, ये बिजनेस की कमाई है। आप किसी से लोन ले रहे हो और उससे पैसा ले रहे हो, तो बिजनेस इसको क्रेडिट साइड ही तो लिखेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। क्लियर है, करो मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन की जानकारी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ना रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। ठीक है ना, क्या है भाई इसका मतलब, जब एक पार्टनर अपनी पर्सनल संपत्ति देता है जैसे कि जमीन, शॉप, बिजनेस को, तो जायज बात है फर्म को उसको उसके बदले में किराया भरना। क्यों किराया, इसलिए क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहा। अगर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर डालता तो वो जमीन उसका कैपिटल के अंदर ऐड होती और ये बिजनेस के एसेट्स कहलाती। यहाँ पर ये बिजनेस का खर्चा है एक तरीके से, तो बिजनेस इसका इस्तेमाल कर रही है, इसके बदले खर्चा पे करेगी इसे। तो रेंट पे कर दिया या पेबल जो पार्टनर को है ना, तो ध्यान रखना है इसमें पार्टनर उस जमीन का मालिक है और फर्म जिसने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है तो फर्म को उसे किराया देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है। इट मींस भले ही बिजनेस प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, ये पे करना ही पड़ेगा। यानी कि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये उसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये एक्सपेंस के तौर पर माना जाएगा भले ही बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हुआ हो। तो ये एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसको देना पड़ेगा। अकाउंट पी एंड एल अकाउंट में आएगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा जो इसके बाद बनाया जाता है, जिसके बारे में बात कर चुका हूं। तो रेंट पार्टनर को पे कर देंगे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर रेंट पे कर दिया पार्टनर को तो जेब से पैसा चला जाएगा और रेंट हमारा एक्सपेंस है, खत्म। लेकिन अगर मान लो पे नहीं करा तो रेंट तो नुकसान तो डेबिट होगा, लेकिन किसको भरना है, ओनर पार्टनर को। पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो भाई, उसको पैसा देना है कि नहीं, रेंट पेबल। कोई दिक्कत, बस एक ये फर्क देखो दोनों क्रेडिट में, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर मान लो ये केस होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके बाद दूसरी एंट्री पता क्या होती कि ये नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट। लेकिन अगर ये केस होता तो पहले रेंट हो गया, लेकिन रेंट हमने नहीं पे नहीं करा, तो रेंट पेबल अकाउंट लिख दो और प्रॉफिट एंड लॉस में यही सेम रेंट पेबल आ जाता है। ठीक है, चलो। बाकी हमेशा एक्सपेंस माना जाएगा, पी एंड एल में डेबिट साइड आता है, ये लॉस हो जाए तब भी देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। और कोई भी डीड इसके अंदर, अगर मान लो भले ही कोई भी डीड ना हो फिर भी रेंट जो है वो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड कहती है अगर कोई एग्री नहीं हुआ कितने पे क्या क्या, वो तो खैर अलग चीज है, बट रेंट अलाउ किया जाएगा भले ही कोई डीड ना हो। नेचर क्या है देखो, अब अगर बात करें सैलरी से क्या डिफरेंट है इसके अंदर, तो रेंट देखो, रेंट पहली बात ध्यान रखना बेटा, एक होता है रेंट टू पार्टनर और सैलरी भी पार्टनर को होती है, क्योंकि पार्टनर काम करता है, कल को सैलरी मांग सकता है। तो सेम रेंट टू पार्टनर भी हो सकता है और सैलरी टू पार्टनर भी हो सकती है, ये दोनों अलग है। अगर रेंट है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर है, लेकिन अगर कल को सैलरी आ जाए ना तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। क्या ये बिना डीड के दिया जाएगा, हाँ। क्या ये दिया जाएगा, ये लॉस में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा नहीं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अरुण और रमन पार्टनर है, फिक्स कैपिटल दे रखी है इन्होंने 10 लाख रुपए, इनको छेड़ते नहीं है, ठीक है। रमन ने भाई बोला कि चलो पर्सनल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2024 को इसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे दी और मंथली किराया दे दिया इसने 5,000 रुपए का।
मतलब मंथली किराया मिलता है इसको 5,000 रुपये का, सॉरी, इसको मंथली किराया मिल रहा है 5,000 रुपये। जमीन दी है इसने, जमीन कितने की थी इसकी बात नहीं करी, बस इस पे किराए की बात हो रही है, क्योंकि हम टॉपिक ही रेंट पेबल पढ़ रहे हैं। आपसे कहता है कि हुआ क्या, फर्म जो है, फर्म दुकान, इसने रेंट पे कर दिया, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी 2025। भाई मार्च तक करना चाहिए था, और ये भरा है उसने चेक से, मतलब पैसा भर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भर दिया। और जो किराया है मार्च का, क्योंकि एक महीने का रह गया कि नहीं रह गया, 11 महीने का भर दिया, वो अभी भी येट टू पेड, अभी भी पे करना है, यानी कि वो अभी तक पे नहीं करा। आप चाहो दोनों एंट्री को एक साथ कंपाउंड एंट्री बना के एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो दोनों को अलग लिख सकते हो। मैं पहले दोनों को अलग लिखवाऊंगा, एक साथ भी एडजस्ट करनी सिखाऊंगा। भाई 1 अप्रैल से, मान लो भाई 2025 है तो 28 फरवरी तक का तो किराया भर दिया, 11 महीने का। एक महीने का 5,000 है तो 11 महीने का 55,000 रुपये तो भर दिया, किसके थ्रू, पेड बाय चेक के थ्रू, बैंक। लेकिन जो 5,000 रह गया वो आउटस्टैंडिंग है, उसको नहीं भरा। एक एक करके एंट्री करते हैं। ये वाली एंट्री क्या कहलाएगी, रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 55,000, 55,000। कंपा एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट में लिख सकते हो चेक इशू फॉर द रेंट, या चेक पेबल टू पार्टनर पेड पेड थ्रू चेक, या चेक, या फिर रेंट पेड टू पार्टनर थ्रू चेक, खत्म करना। ठीक है, पहली एंट्री। लेकिन कुछ रह गया भाई, तो फिर से वो भी लिखो, वो भी तो रेंट ही है। रेंट अकाउंट डेबिट वो वाला 5,000 का है, लेकिन वो पे नहीं करा, टू सिंपल है, रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना 5,000, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ लिखते कंपाउंड एंट्री में, तो एक साथ लिखते कि नुकसान रेंट अकाउंट नाम का कितने का हुआ, 60,000 का, उसमें से भरा कितना, लेकिन उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 5, 5। और कंपाउंड एडजस्टमेंट में क्या लिखते, रेंट ऑफ 60,000, 50,000 पेड थ्रू चेक एंड 5,000 इट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होती है, अब देखो ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो, दूसरी जो तीसरी एंट्री होगी वो बिल्कुल सेम होगी। क्या, नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 टू रेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों में रेंट तो डेबिट होता है, यहाँ भी 55, यहाँ 50, आप चाहो यहाँ डायरेक्ट 60। चाहे ये केस बनाओ तो तीसरी एंट्री होगी, चाहे ये केस बनाओ तो दूसरी एंट्री होगी, कोई दिक्कत है भाई, खत्म। करो मेरे भाई इस क्वेश्चन को।
हो गया मेरे भाई? रेंट पेबल के बाद एक चीज और है, जैसे रेंट पेबल है और क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी नहीं, है ना। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, दैट इज मैनेजर कमीशन। मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है दुकान का, आपके दुकान उसमें काम करता है और उसको आप प्रॉफिट के हिसाब से कमीशन देते हो। मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसको प्रॉफिट के हिसाब से आपका परसेंटेज मिलता है। तो कमीशन वही है, जितना वो ज्यादा आपका माल बिकवाएगा आप उसको उसका पैसा दोगे। तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जितना आपको वो माल बिकवा रहा है उस हिसाब से आप उसको दोगे। और आप खुद सोचो, ये एक्सपेंस है, भले ही फर्म का लॉस क्यों ना हो जाए, है ना, तब भी देना पड़ेगा, भले एग्रीमेंट में लिखा हो फिर भी। तो कमीशन भाई बड़ी सिंपल सी बात है, दो तरीके की देते हैं, और ये आप 11वीं में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। दो तरीके की कमीशन होती है, एक होता है कमीशन प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग कमीशन ऐसे लिखा हुआ आएगा, मेन वर्ड पे फोकस करना है, बिफोर। उसमें कुछ भी नहीं है, कमीशन जो भी है उसका जैसे 10% रेट है तो 10% रेट डाल दो और नीचे 100 लिख के जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर उसको कमीशन दे दो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रॉफिट हुआ और आपने उसे कहा था 10% कमीशन दोगे, तो 10,000 का 10% 1,000, काम खत्म, उसको कमीशन दो और अपने घर भेज दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एक होता है दूसरा केस, कमीशन ऑन प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग। इस केस में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिख दिया हो कि 10% कमीशन देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट इस तरीके से करके लिख दे आपको, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका मतलब अगर इस केस में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या कुछ भी हुआ, तो आप रेट को पता कैसे लिखोगे, 10%, लेकिन डिवाइड में 100 नहीं लिखोगे, 100 में जितना रेट है उसको और जोड़ के लिखोगे। यानी कि 100 में आप 10% और जोड़ोगे और फिर अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 लाख का हो उससे। यानी कि 10% डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई में प्रॉफिट 1 लाख। अगर आपको याद हो, ये मैंने 11वीं में भी बताई थी, ठीक है ना। अगर 5% प्रॉफिट हो और लिखा हो बिफोर, तो 5/100 लिख दो, लेकिन आफ्टर हो तो 5/100। समझ में आ गया, ठीक है ना। बिफोर में सिंपल परसेंट और उसमें रेट बढ़ा के। अब इसकी एंट्री क्या है, एंट्री बड़ी सिंपल है, नुकसान है हमारे लिए तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, या तो पे कर दो तो कैश अकाउंट, और नहीं पे किया तो मैनेजर पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग कमीशन या मैनेजर आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से लिख देना। फिर इसके बाद नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो और मैनेजर कमीशन के नाम से जो आपने स्टार्टिंग में डेबिट करा था उसको क्रेडिट। तो बड़ी सिंपल सी ही एंट्री है और कुछ नहीं है।